तो साउंडिंग रॉकेट का पहला लॉन्च केरल में 1963 में थुम्बा से हुआ था। इस तरह भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कुछ ब्राइट यंग साइंटिस्ट्स 1960 के दशक के शुरुआती सालों में साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में ट्रेनिंग लेने के लिए नासा गए थे और इस कोर ग्रुप में वो लोग थे जो दक्षिण भारत के केरल में थुम्बा गए थे और उसके बाद 1963, 64 और 65 में शुरुआती रॉकेट्स लॉन्च किए गए। इन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत माना जाता है। इन्हीं में से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। मैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम से नासा में मिला था और उस वक्त हम काफ़ी यंग थे। हम एक ही कमरे में रहते थे। मैं स्पेशलिस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीमेट्री, रेडार वगैरह में और कलाम एरोडायनेमिक्स इंजीनियर थे। इन शुरुआती साइंटिस्ट के गुरु थे विक्रम साराभाई और वही भारत के स्पेस प्रोग्राम का विस्तार करना चाहते थे। भारत में 5 लाख गांव हैं और अगर आप वाकई शहरीकरण की रफ्तार को कम करना चाहते हैं, जिस पे सभी मानते हैं कि इसके अलग नुकसान भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे कुछ बेहतरीन लोगों को लगातार क्वालिटेटिव रिच एक्सपीरियंस मिलता रहे, चाहे वो गाँव में ही क्यों न हो, तो हम उस इंफॉर्मेशन गैप को भरने के लिए इन नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैप। जब मेरी डॉक्टर साराभाई से पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि स्पेस एक बहुत ही अनोखी जगह है, वहाँ हमारे लिए कमाल के अवसर मौजूद हैं, बस उन्हें हासिल करने के बारे में सोचना होगा। सैटेलाइट बनाने की क्षमता रखना एक सपना था डॉक्टर साराभाई का। उन्होंने उस वक्त स्पेस साइंटिस्ट से ऐसा ही एक रॉकेट बनाने और फिर उसे ऑर्बिट में लॉन्च करने को कहा। 1966 में अचानक कुछ हुआ और भारत के स्पेस प्रोग्राम के सामने पहला बड़ा संकट आ गया। भारत के न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम की जान होमी भाभा की फ्रांस में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह हादसा जानबूझकर करवाया गया ताकि भारत के स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज थी जो हादसे के कई साल बाद तक भी सुनने में आती रही कि शायद CIA ने ये षड्यंत्र रचा था और इस हादसे के पीछे शायद CIA का ही हाथ था, लेकिन इस हादसे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला था। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वक्त था वो सचमुच बहुत ही तकलीफ भरा रहा होगा विक्रम साराभाई के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत ही करीबी साथी और दोस्त खो दिया। भाभा की मृत्यु के बाद भी तुम्बा की लॉन्च साइट साराभाई के शानदार सुपरविजन में कामयाब साबित होती रही। 1963 से 1975 के बीच तुम्बा से 800 से भी ज्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए गए। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन को आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक फैसिलिटी का दर्जा दिया गया। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे फ्रेंच, जापानीज, रशियंस और अमेरिकन्स। ये कुछ ऐसा था कि भारत की जमीन पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा हो। इसके पीछे आइडिया ये था कि साइंस को इंटरैक्टिव होना चाहिए और इसका फायदा भी सबको मिलना चाहिए। भारत चाहता था कि रशिया और अमेरिका, दोनों सुपर पावर्स, उसके साथ एक समान बर्ताव करे और इसका फैसला 70 के दशक में होने वाला था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया और इससे एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध की वजह से भारत की अमेरिका से दूरियां बढ़ गई और वो सोवियत यूनियन के ज्यादा करीब आ गया। इसके पीछे कई राजनीतिक वजहें थीं। अमेरिका पाकिस्तान के ज्यादा करीब था और इस वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक किस्म की दरार आ गई थी। इसरो आधिकारिक तौर पर 1969 में बना था और ऐसे में अपने संस्थापक होमी भाभा और अमेरिका के समर्थन को खो देना चिंता का विषय बना हुआ था। विक्रम साराभाई प्रोजेक्ट्स की प्रगति देखने के लिए तुम्बा में थे। अपने साथियों के साथ डिनर करने के बाद साराभाई अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन अगली सुबह वो नहीं उठे।
सिर्फ 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे साराभाई नींद में ही गुजर गए हों। ये सही है कि उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था, थकाने वाला था, लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से उनकी जान जा सकती थी? ये कह नहीं सकते। उस वक्त उनकी मौत को लेकर कई लोगों ने ये अंदाजा भी लगाया कि शायद किसी ने उनकी जान ले ली होगी। साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी अस्थियों को तुम्बा के पास समुद्र में बहाया गया। साराभाई की अचानक हुई इस मौत को लेकर लोगों में जज्बात का जैसे कोई तूफान उठ रहा था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और किसी को नहीं पता कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। भारत अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स की हसरत से परेशान था, तो उसने 1970 की शुरुआत में अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और ये पश्चिमी भारत के पोखरण के रेगिस्तान में किया गया था। भारत की ये कामयाबी सुपर पावर्स, यूरोपियन सुपर पावर्स के लिए चिंता की बात थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक स्पेस प्रोग्राम की बात थी, दूसरे देश इस मामले में भारत की मदद करने में थोड़ा झिझकने लगे। अमेरिका के मामले में तो ये बात हमें साफ नजर आती है, जिसने अपने कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स को भारत में समेट लिया था, लेकिन 1970 के आखिरी और 1980 के शुरुआती सालों में भारत की न्यूक्लियर हथियारों को लेकर चिंता बढ़ गई थी। रॉकेट साइंस के विकास को ज्यादातर मिलिट्री हार्डवेयर के साथ जोड़कर देखा जाता था, और हमें कोई भी देश हमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बेच रहा था, और इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे थे हमें उसे शुरू से करना पड़ा, और इसलिए ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। हमें काफी एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। भारत के स्पेस साइंटिस्ट के सामने एक बड़ी चुनौती मौजूद थी, लेकिन साथ ही ये कुछ नया कर दिखलाने का मौका भी था, और इसके लिए उन्हें तुम्बा से भी एक बड़ी फैसिलिटी की जरूरत थी। तो इसरो ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर मौजूद पुलिकट लेक के किनारे पर एक बैरियर आइलैंड चुना, जिसका नाम था श्रीहरिकोटा। उन्नीस 1972 में एक युवा विजनरी साइंटिस्ट ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की कमान संभाली, सतीश धवन। ये मैथमेटिक्स में डबल पीएचडी और एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। इन्होंने भी साराभाई और ओमी बाबा के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया, और इन्होंने ही भारत के स्पेस प्रोग्राम को रफ्तार दी। जो प्रोग्राम अब तेजी से पनप रहा था, आगे बढ़ रहा था, उन्होंने उसे एक आकार दिया। अब उस प्रोग्राम को एक दिशा मिल गई थी, और उन्हें यकीन था कोलैबोरेशन में, एकेडमिक कोलैबोरेशन और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन में। सतीश धवन जल्दी ही समझ गए कि अगर भारत को स्पेस में सैटेलाइट भेजनी है तो उसे किसी सुपर पावर की मदद चाहिए होगी, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था, तो भारत को सोवियत संघ से ही मदद लेनी पड़ी। सोवियत संघ हर साल लगभग 100 सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। उनकी तरफ से आया मदद का प्रस्ताव एक तजुर्बेकार साथी का प्रस्ताव था। सतीश धवन के नेतृत्व में भारत में बना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा सोवियत संघ से लॉन्च किया गया। सोवियत संघ ने भारत को सैटेलाइट्स इक्विपमेंट के कुछ अहम हिस्से भेजे ताकि वो खुद अपनी सैटेलाइट्स बना सके। यहाँ तक कि सोवियत संघ ने भारत के कुछ सैटेलाइट्स को स्पेस में मुफ्त में लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रखा। 1971 में भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो दरार पड़ी थी, ये जो प्रोजेक्ट था, ये उसी का सीधा नतीजा था। भारत अपने पहले सैटेलाइट के लॉन्च की खुशी मना रहा था, लेकिन साथ ही वो एक अंधेरे की तरफ भी जा रहा था। 1975 में भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। आम लोगों के अधिकारों को काफी हद तक सीमित कर दिया गया। लेकिन इस हलचल भरे राजनीतिक दौर में भी भारत सैटेलाइट टेलीविजन के क्षेत्र में दाखिल हो ही गया। भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार आने से पहले ही नासा और इसरो ने एक अनोखा कोलैबोरेशन शुरू कर दिया था।
विक्रम साराभाई ने शुरू में ही सोचा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सभी भारतीयों का फायदा होना चाहिए। तो इसी सोच पर चलते हुए वैज्ञानिकों के एक दल ने गांव में रहने वाले भारतीयों को सैटेलाइट टेलीविजन से जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। ये काम आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त भारत के ज्यादातर गाँव में बिजली तक नहीं थी। और फिर जैसे एक चमत्कार हो गया, पूरे देश में गाँव में 2400 ब्लैक एंड व्हाइट कम्युनिटी टीवी सेट्स चालू हो गए। विक्रम साराभाई ने जो सपना देखा था वो देश को बदलने वाले एक प्रोग्राम के रूप में विकसित हो रहा था। भारत के स्पेस साइंटिस्ट्स को सैटेलाइट्स में छिपी जबरदस्त संभावनाओं का अंदाजा तो था, लेकिन उन्हें स्पेस में लॉन्च करने के लिए उनके पास अभी भी अपना व्हीकल नहीं था। तो उन्हें खुद के लॉन्च रॉकेट की जरूरत थी और 1979 आते आते उन्हें वो चीज मिल गई। इसे नाम दिया गया SLV-3। ये था एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट 40 किलो वजनी सैटेलाइट पेलोड्स को कम्युनिकेशंस, रिमोट सेंसिंग और मीटियोरोलॉजी के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता था।